हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर पुनः। हम लोग आज पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी या ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्रीज के नेचर्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में डिफरेंस होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पॉवर्टी के बारे में, उसके सारे डायमेंशन को कवर किया। और उसके बाद हमने हंगर के साथ साथ माल न्यूट्रिशन की समस्या को देखा। उसके बाद हम लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा की। आज हम लोग इसके आगे पॉपुलेशन, जो हमारा एक मेजर एरिया कवर करता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जनसंख्या हम लोगों को यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 पढ़ना है और उसके साथ साथ पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश 2 के बारे में डिस्कशन करना है। पॉपुलेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इसके संबंधित जो टर्मोलॉजी है, कुछ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स का डाटा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर इससे संबंधित कुछ जो प्रमुख शब्दावलियाँ होती हैं, जैसे फर्टिलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, एक्सेट्रा, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे किस तरीके से टाइम टू टाइम सरकार ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई पॉपुलेशन को कर्व करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद हम लोग न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 को डिस्कस करेंगे। एक बड़ा टॉपिक है, शायद इसको ख़त्म करने में 2 लेक्चर्स लेने पड़े। तो हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट्स पर आते हैं। पॉपुलेशन, सबसे पहले पॉपुलेशन को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे? पॉपुलेशन एक निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को संबोधित करता है। सपोज करिए कि कोई एरिया है, इसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उनकी जो जनसंख्या होगी उसको हम पॉपुलेशन कवर करेंगे, वो जनसंख्या में काउंट होंगे। मतलब किसी निश्चित क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं। अब इसके अगर हम संबंधित आंकड़े पर आए, वर्ल्ड डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये 2015 में आई थी। इसके अनुसार 2012 में जो टोटल पॉपुलेशन है पूरे विश्व की 746 मिलियन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की है। इसमें से जो लार्जेस्ट शेयर है वो चाइना और इंडिया का। चाइना या चीन जो है वो टॉप मोस्ट शेयरिंग करती है पॉपुलेशन में, मतलब जनसंख्या में चीन का योगदान विश्व में सर्वाधिक है। इसकी जनसंख्या अगर हम देखें तो लगभग 1350 मिलियन या 51 एग्जैक्ट में, ये 2012 के आंकड़ों के अनुसार ये चाइना की पॉपुलेशन थी 1351 मिलियन। और अगर हम इंडिया के डाटा की बात करें तो 1237 मिलियन। ये जो है जनसंख्या विश्व का लगभग हम कहें, अगर छोटा मोटा आंकड़ा लें तो 1/3 जो जनसंख्या है वो इन 2 देशों में या इनके आसपास के देशों में संकेंद्रित है। अब स्थिति की बात करते हैं। लगभग सभी विकासशील देशों में, सभी विकासशील जो भी देश हैं, विकासशील देशों में हम देखेंगे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, मालदीव, चाइना, एक्सेट्रा जो कंट्रीज़ हैं, इसमें वर्तमान समय में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी हुई है। जनसंख्या विस्फोट, अब टर्मोलॉजी पर डिफाइन कर लेते हैं कि जनसंख्या विस्फोट होता क्या है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट एक ऐसी स्थिति होती है जहां की जन्म दर मच मोर ग्रेटर देन मृत्यु दर, और ये लगातार हमारी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है। इसे हम जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। भारत लगभग 1970 के बाद से
जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर में भी अब लगातार कमी आ रही है और जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो भी अभी टोटल रिप्लेसमेंट लेवल पर नहीं पहुँची है। तो हम लोग धीरे धीरे इसके बारे में बातचीत करते हैं। जनसंख्या के बारे में स्टडी से संबंधित कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि सर्वप्रथम जनसंख्या से संबंधित स्टडी कैसे प्रारंभ हुई या किसने दी। जनसंख्या से संबंधित सबसे पहले एक सिस्टमैटिक स्टडी 1798 में पब्लिश होती है। पेपर पब्लिश किया था माल्थस ने प्रस्तुत किया था 1798 में। एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक पेपर में। हम लोग इनकी बुक का नाम देख लेते हैं। एन एशे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये 1798 में पेपर, इसी नाम से पेपर पब्लिश हुआ था। डीटी माल्थस साहब ने इसको प्रस्तुत किया। इनकी थ्योरी के बारे में सीख लेते हैं सर्वप्रथम, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी भी इन्हीं की मानी जाती। उन्होंने कहा जो जनसंख्या की वृद्धि होती है, अपने पेपर में जो रिसर्च इन्होंने की उसमें उन्होंने कहा कि जो जनसंख्या की वृद्धि होती है वो ज्यामितीय रूप में होती है, जियोमेट्रिकल ऑर्डर में। जो जनसंख्या वृद्धि है वो ज्यामितीय रूप में 1, 2, 4, 8, 16 इस तरीके से बढ़ती है। और खाद्यान्नों में वृद्धि जो होती है वो अंकगणितीय रूप में बढ़ती है। ये कैसे देखेंगे? 1, 2, 3, 4। ये स्थिति अति जनसंख्या की स्थिति को आगे चलकर कुछ वर्षों में अति जनसंख्या की स्थिति आ जाती अगर इस पर मानव ने स्वतः नियंत्रण नहीं किया। माल्थस साहब कहते हैं इसी सिद्धांत में जो इन्होंने पेपर पब्लिश किया, अगर कहते हैं जो मानव है अगर उसने अपनी जनसंख्या में नियंत्रण स्थापित स्वतः नहीं किया तो फिर नैसर्गिक रूप से, मतलब नेचुरल रूप से कुछ घटनाएं घटेंगी, जैसे भूकंप, अकाल, महामारी, सुनामी, इस तरीके से घटनाएं घटेंगी और जनसंख्या को वापस पुनः नियंत्रण की स्थिति में ला देंगी। ये इनकी सिद्धांत थी। यहाँ पर एक सिस्टमैटिक स्टडी इसके बाद से स्टार्ट होती है, डेमोग्राफी या जनसांख्यिका के ऊपर या जननांकिकी के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर। अब इससे संबंधित हम लोग टर्मोलॉजी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम लोगों को डेमोग्राफी अभी डिस्कस नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो शब्दावलियाँ हैं उनके बारे में। शब्दावलियों को एक बार डिस्कस करने के बाद हम डिफरेंट प्लान में गवर्नमेंट कैसे कैसे जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या स्कीम प्रोग्राम लॉन्च करती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोग टाइटल कर लेते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली में सबसे पहले हम लोग अशोधित जन्म दर के बारे में देखते हैं। पहली, अशोधित जन्म दर। अशोधित जन्म दर को अगर परिभाषित करना हो तो हम इसको डिफाइन करेंगे, किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत, यहाँ पर जो फोकस वाला शब्द है, पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत, ये ज़्यादा फोकस करने की बात है, पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या।
जो पंजीकृत होगा मतलब कि किसी इंस्टीट्यूशन में या मेडिकल केयर फैसिलिटी में बच्चे जन्म होते हैं, और उस वर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात को, उस वर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात को अशोधित मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर कहते हैं। अशोधित जन्म दर कहते हैं। डेफिनेशन मैंने कहा, किसी विशेष वर्ष में जन्मे पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या और उस वर्ष की कुल जनसंख्या के अनुपात को अशोधित जन्म दर कहते हैं। दूसरा हमारा है इसी से संबंधित शोधित जन्म दर। अगर हम दूसरे टर्म्स को डिफाइन करें, शोधित जन्म दर शोधित जन्म दर, अभी तक हम पंजीकृत बच्चों की बात कर रहे थे। अगर पंजीकृत जन्म दर में अपंजीकृत बच्चों की, मतलब कुल जनसंख्या में जन्मे, किसी विशेष वर्ष में जन्मे बच्चों को शामिल कर लिया जाए, इसमें पंजीकृत प्लस अपंजीकृत दोनों को शामिल कर लिया जाता है। और अपंजीकृत का एक डाटा होता है जिसे पहले से मान लिया जाता है, लगभग 5% जनसंख्या जो जो बच्चे होते हैं वो अपंजीकृत होते हैं। तो शोधित जन्म दर ऐसी जन्म दर होती है जिसमें पंजीकृत बच्चों की जनसंख्या में से अपंजीकृत बच्चों की संख्या को अगर ऐड कर लेते हैं तो शोधित जन्म दर निकल आता है। तीसरा टॉपिक जो है हमारा, तीसरी जो महत्वपूर्ण शब्द है, अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर किसी एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। किसी विशेष वर्ष में या किसी वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की कुल संख्या को अशोधित मृत्यु दर कहते हैं। ये हमारी तीसरी टर्मोलॉजी थी। चौथी जो हमारी टर्मोलॉजी है वो कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट है। कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट एक ऐसी दर होती है जिसमें 15 से 49 ईयर की महिला को लिया जाता है। एक ऐसी महिला जो गर्भधारण करने के लिए उचित आयु वर्ग में आती है। अगर इसके द्वारा, अगर यह वैवाहिक है या अवैवाहिक है, यदि यह अपने सहचर को कंट्रासेप्टिव के यूज के लिए प्रोत्साहित करती है तो उसे हम बोलते हैं कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट। मतलब कितने प्रतिशत महिलाएं जो कितने आयु वर्ग के बीच में आते हैं, 15 से 49 वर्ग के आयु वर्ग के बीच में आती हैं, अपने सहचर को कंट्रासेप्टिव यूज के लिए प्रोत्साहित करती हैं, उसे हम कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट कहते हैं। ये हमारी चौथी डेफिनेशन थी। पांचवी जो डेफिनेशन है वो शून्य जनसंख्या वृद्धि है। शून्य जनसंख्या वृद्धि एक ऐसी स्थिति जहां पर बर्थ रेट, जो जन्म दर होता है, वो बराबर होता है मृत्यु दर के। जन्म दर, बर्थ रेट इक्वल टू मृत्यु दर। ये हमारी पांचवी डेफिनेशन है। अगर इसी में हम एक और सब क्लासीफाई करें, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि महत्वपूर्ण विकसित देशों में, जापान, स्विट्जरलैंड, जर्मनी जैसे देशों में निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ चल रही है। मतलब यहाँ का जो मृत्यु दर है वो बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब यहाँ की जन्म दर भी कम होगी और बहुत ही कम होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है।
नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या होती है, बर्थ रेट तो कम होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ में मृत्यु दर उससे कई गुना ज़्यादा कम होती है। और यहाँ पर बच्चे जन्म कम लेते हैं। जो हमारा 6 डेफिनेटिव पोर्शन है वो मातृ मृत्यु दर के बारे में है। मातृ मृत्यु दर का मतलब है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर, मतलब जो बच्चे जन्म लिए हैं और जीवित हैं, जीवित जन्मों पर जो महिलाओं की एक्सपायर्ड हो जाती है, मतलब कितनी महिलाएं एक्सपायर हो जाती, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर एक्सपायर यानी कि मरने वाली महिलाओं की संख्या को हम मातृ मृत्यु दर में नापते हैं। इस वर्तमान समय में ये जो रेशियो है वो लगभग 212 महिलाएं जो है मातृ मृत्यु दर में एक्सपायर कर जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिंग अनुपात की बात करेंगे, सेक्स रेशियोज को बोलते हैं। लिंग अनुपात में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों का जो अनुपात होता है उसे लिंग अनुपात, सेक्स रेशियो किसे कहेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो जनसंख्या होती है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। शिशु लिंग अनुपात में देखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट टर्म है, शिशु लिंग अनुपात। शिशु लिंग अनुपात जो होता है वो 6 वर्ष से कम आयु के शिशुओं का जो अनुपात होता है, मतलब शिशुओं का अनुपात का मतलब होता है 6 वर्ष से कम आयु के इसमें बच्चे लिए जाएंगे। 6 वर्ष से कम आयु के जो मेल और फीमेल बेबीज़ होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो शिशु लिंग अनुपात में आता है। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। नियोनेटल का मतलब होता है जो बालक बिल्कुल अभी जन्मा हो, बिल्कुल अभी का मतलब होता है इसमें जो लिया जाता है 28 दिन का डाटा लिया जाता है, नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट। ये टर्मोलॉजी इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 है उसमें इस तरह की टर्मोलॉजी का उपयोग किया गया है। अगर ये टर्मोलॉजी नहीं समझेंगे तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी हम लोगों के दिमाग में नहीं समझ में आएगी। समझने के लिए टर्मोलॉजी समझते हैं। तो नियोनेटल जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो प्रति 1000 जो बच्चे हैं, जन्मे बच्चे, जीवित जन्मे बच्चों में 28 दिन के भीतर जो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं उसे नियोनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। मतलब 28 दिन के भीतर 1000 सजीव जन्मे बच्चों की संख्या में मृतक बच्चों की संख्या को नियोनेटल मॉर्टेलिटी कहते हैं। इसके बाद इन्फेंट मॉर्टेलिटी की बात करते हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में इसमें 28 दिन से कम बच्चे आते हैं नियोनेटल में, शिशु लिंगानुपात में 6 वर्ष से कम आते हैं, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट में जो आता है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे। एक वर्ष से कम आयु के बच्चे, मतलब 1 वर्ष में जो सजीव जीवित बच्चे हैं, जन्मे जीवित बच्चे, उसमें से 1 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं उसको जो रेशियो होता है उसे हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है चाइल्ड मॉर्टेलिटी, बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर 0 से 4 वर्ष की आयु के जो टोटल बच्चे होते हैं उसमें से
जो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं उनका 1000 में रेशियो देखते हैं। मतलब सपोज करिए किसी फील्ड में, किसी एक विशेष क्षेत्रफल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया और इसमें से 0 से 4 वर्ष की जो आयु है, वो आयु वर्ग के बच्चे हैं, वो 1000 है। इसमें से 2 बच्चे या 1 बच्चा एक्सपायर कर जाता है 4 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले तो यहाँ का जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट होगा वो 2 या फिर 1 होगा। टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? टोटल फर्टिलिटी रेट का संबंध जो है यहाँ पर, जो मदर की फर्टिलिटी रेट से संबंधित होती है। कोई एक स्त्री अपने पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल का मतलब होता है जो फर्टिलिटी एज होती है, प्रजनन उम्र होती है, उसमें कितने बच्चे उत्पन्न करती है। मतलब 15 से 15 to 49 ईयर की जो एज होती है फीमेल की, उसमें से उसने कितने बच्चे पैदा किए। सपोज करिए कि कोई एक महिला है जिसने 2 बच्चे अपने पूरे जीवन काल में उत्पन्न किए, तो उसकी जो फर्टिलिटी रेट होता है वो 2 होता है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट को अगर हम कहें तो 15 से 49 वर्ष की महिला द्वारा उत्पन्न कुल बच्चों की संख्या को टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ये टोटल फर्टिलिटी रेट था। इसके बाद हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली कुल लोगों की जो जनसंख्या होती है उसे जनघनत्व कहते हैं। अलग अलग राज्यों का जनघनत्व अलग अलग होता है। अरुणाचल प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहाँ का जनघनत्व बहुत ही कम, और बिहार या दिल्ली जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं इसका जनघनत्व 10-10 हज़ार के आसपास होता है। आगे हम एग्जैक्ट में डाटा डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, ये टर्मोलॉजी से संबंधित बातें थी। अब हम बात करने जा रहे हैं सरकार के द्वारा कौन कौन सी प्लान या नीतियां अपनाई गई हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लक्ष्य में। सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय। सरकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, अगर हम पॉपुलेशन की काउंटिंग की बात करें तो 1872 से स्टार्ट होके एक नियमित रूप से 1881 से स्टार्ट होती है, लेकिन 1872 में हमारी पहली जनगणना होती है। उसके बाद हर 1881 के बाद से हर 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या की जनगणना होती थी, यानी कि जनगणना होती थी, सेंसस ऑर्गेनाइज किए जाते थे। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1951 में जनसंख्या या जनगणना की गई। उसके बाद जो 1952 का ईयर आता है, ये इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण ईयर होता है। इसमें लोकसभा का चुनाव होता है और साथ ही साथ जनसंख्या को एक बेहतर, यानी कि जनसंख्या को नियंत्रण या फिर अर्थव्यवस्था पर उसका दबाव ना पड़े, उस समय जनसंख्या के नियंत्रण शब्द को उपयोग नहीं किया गया था। उस समय जो संसाधनों पर दबाव को, मतलब कि एक समुचित जनसंख्या होनी चाहिए, या जनसंख्या का जो अमाउंट होता है, जो नंबर होता है, वो एक निश्चित होना चाहिए कि जिससे कि देश के संसाधनों पर उसका अत्यधिक दबाव ना पड़े। तो इस तरीके की नीति को या इस तरीके की जो सोच थी प्रधानमंत्री नेहरू जी की, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम विश्व का पहला देश जिसने 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया, लेकिन अफसोस की बात कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर अभी तक भी एक रिप्लेसमेंट लेवल पर, यानी कि जो जनसंख्या को रिप्लेस करने के लिए
आवश्यक जनसंख्या होती है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, मतलब हमारी अभी जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो अधिक है। तो सबसे पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया। उसके बाद 1961 की जनगणना के पूर्व में 1961 की जनगणना हो रही होती, रिपोर्ट सबमिट होने से पूर्व में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बहुत छोटे पैमाने पर लिया गया, मतलब इसका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन जब किया गया तो इसके बाद क्लिनिकल अप्रोच अपनाया गया। ये विकेंद्रीकृत रूप था परिवार नियोजन कार्यक्रम का। क्लिनिकल अप्रोच अपनाया गया। इसमें फर्टिलिटी जो था यानी कि प्रजनन और जो जनांकिकी था इसके क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्लिनिकल अप्रोच को अपनाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं 1961 में भी जनसंख्या में बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हुई। तो जब वृद्धि हुई तो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में प्रसार सेवा ये इसको अपनाया गया। जब 1961 के आंकड़े आ जाते हैं, जनगणना के आंकड़े आ जाते हैं, तो क्लिनिकल अप्रोच के साथ में एक्सटेंशन सर्विस को भी अपनाया गया। ये 1961 की जनगणना के बाद अपनाया जाता है। इसके बाद जो थर्ड प्लान हमारा आता है मैकेनिकल अप्रोच आता है। थर्ड प्लान में मैकेनिकल अप्रोच आता है। ये भी जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपनाया जाता है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे 1961-62 में जो क्लिनिकल अप्रोच के साथ एक्सटेंशन अप्रोच यानी कि प्रसार सेवा को अपनाया जाता है, इसमें परिवार नियोजन से हटकर परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम किया जाता है। इसको 1961-62 में ही परिवार नियोजन से हटकर 1961-62 में ही परिवार नियोजन से हटकर परिवार नियोजन परिवार कल्याण फैमिली वेलफेयर परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम ये 1961-62 में अपनाया जाता है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की जगह पर परिवार कल्याण नियोजन कार्यक्रम को अपनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 1966 में एक सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग करके कंस्टिट्यूट किया जाता है, बनाया जाता है, यानी कि फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट। ये जो फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है इसको काम करना होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, और उसके साथ में फैमिली वेलफेयर एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसके साथ मिलकर काम करना होता है। जो हमारा फैमिली प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और अर्बन डेवलपमेंट के साथ में मिलकर काम करना होता है और इसके द्वारा कैफेटेरिया प्रत्यागम अपनाया जाता है। कैफेटेरिया प्रत्यागम जनसंख्या के नियंत्रण के लिए अपनाया जाता है सरकार के द्वारा। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद समय समय पर कुछ इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पर भी कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। समय के साथ 1990s में हम लोगों का लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन होता है और हमारा जो विश्व की महत्वपूर्ण लीडिंग इंस्टीट्यूशन होती हैं उसका प्रेशर भी पड़ता है। तो 1994 में एक कैरो प्लेस है,
कैरो में एक समिट होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट। इसको हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ये 1994 में होती है। और उसके बाद एक 1995 में बीजिंग में कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का नाम होता है इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस। भारत इनका मेंबर रहता है और इनके द्वारा जो एग्रीमेंट अपनाया जाता है उसको स्वीकार करने वाला देश रहता है। इसलिए भारत ने 1957 से जनसंख्या के नियंत्रण या जनसंख्या को रेगुलेट करने के लिए फिर से एक नए दृष्टिकोण को अपनाया और उसके द्वारा अपने परिवार नियोजन कार्यक्रम में परिवर्तन किए। परिवार नियोजन अब जो कार्यक्रम में परिवर्तन करता है भारत, उसमें से देखेंगे अक्टूबर 15 1997 को क्या करता है, अक्टूबर 15 1997, 1997 में भारत सरकार ने प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसको हम अगर शॉर्ट टर्म में कहेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, रिप्रोडक्टिव एंड RCH शॉर्ट में। और ये 1 नंबर पहला प्रोग्राम स्टार्ट करती है। ये 9th 5 ईयर प्लान से प्रारंभ होता है। उसके बाद सरकार ने RCH2 2005 से 5 वर्ष के लिए संपूर्ण भारत में, मतलब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ 2 2005 से प्रारंभ करती है। 1 अप्रैल 2005 से RCH2 का प्रारंभ किया जाता है। RCH2 जब प्रारंभ किया जाता है 1 अप्रैल 2005 से, तो परिवार कल्याण कार्यक्रम को कवर करते हुए पूरे भारत में इसको लागू किया जाता है। परिवार नियोजन से संबंधित अब हम कुछ स्कीम्स भी पढ़ लेते हैं। ये प्रोग्राम थे, कार्यक्रम थे जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं। अब परिवार कल्याण से संबंधित कुछ स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जो स्कीम चलाई गई हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ प्राप्तकर्ताओं को गर्भ निरोधकों को उनके दरवाजे पर सुपुर्दगी। देखिए, पहला प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, गर्भ निरोधकों को लाभ प्राप्तकर्ताओं, लाभ प्राप्तकर्ता का मतलब क्या होता है, जो कपल होते हैं, शादीशुदा जोड़े जिनकी एज फर्टिलिटी ग्रुप में आती है 15 to 49 के बीच में होती है, उन तक गर्भ निरोधकों की पहुंच को सुनिश्चित करना। इसके द्वारा एक एजेंट आशा को चुना जाता है और उसके द्वारा एक ग्राम स्तर पर विकेंद्रीकृत रूप में गर्भ निरोधकों तक लोगों की पहुंच बनाई जाती है। दूसरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया बंध्याकरण के लिए। अब जो बंध्याकरण अपनाने वाले हैं, बंध्याकरण अपनाने वालों को क्षतिपूर्ति करना। क्षतिपूर्ति करना का मतलब क्या है? बंध्याकरण का मतलब होता है जो नसबंदी टाइप का टर्म अगर हम यूज करें यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई आदमी या औरत अगर बंध्याकरण करवाता है, मतलब वो नसबंदी को करवाता है और जितने दिन का उसका वेज लॉस होता है, अगर वो मजदूरी करता है और उसका जो वेज लॉस होता है उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी, जिससे कि उसका नुकसान ना हो और लोग इसको प्रेरित हों।
ये 1981 में स्टार्ट किया गया। इसके बाद हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना। राष्ट्रीय परिवार नियोजन बीमा योजना, इसके द्वारा क्या गया, बंध्याकरण के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको बीमा कवरेज प्रदान किया जाता था। इसके साथ में जन्मों के बीच में अंतराल को बढ़ाने से भी कुछ सुविधाएं प्रदान की गई। देखेंगे कि अगर कोई भी नव दंपत्ति जिसका विवाह हाल में हुआ हो और वो 2 वर्षों तक कोई बच्चा पैदा नहीं करता है तो उसको 500 रुपये इंसेंटिव के रूप में दिए जाते थे। अगर कोई व्यक्ति जो 2 बच्चों के बीच का गैप होता है, अंतराल होता है, अगर वो 3 वर्ष या इससे अधिक रखता है तो उसको भी इंसेंटिव 500 रुपये दिए जाते थे। अगर 2 बच्चों को मतलब 2 बच्चों तक सीमित रहता है कोई परिवार या कोई दंपत्ति 2 बच्चों से अधिक संतानोत्पत्ति नहीं करता है और इसके लिए वो स्थायी समाधान जैसे बंध्याकरण अपनाता है तो उसको इंसेंटिव के रूप में 1000 रुपये दिए जाते हैं। इससे संबंधित कुछ अन्य प्रोग्राम्स या स्कीम्स हम आगे डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही कल की क्लास में हम लोग भारत की जनसंख्या नीति 2000 के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों।